हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अध्यापक की दक्षताएं क्या होती हैं इसके विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग। दक्षता का मतलब होता है निपुण होना, काफ़ी चतुर होना, चतुर तो नहीं, निपुण होना, कुशल होना, और काफ़ी जो है उसमें एक प्रकार से समझिए कि कोई कार्य करने में वह या शिक्षण का कार्य करने में किस प्रकार कुशल होना चाहिए, यही टॉपिक है। परंतु ये टॉपिक जो है थोड़ी सी जो है वीडियो बनाने में लंबा बन जाएगा, इसलिए इसको हमने 2 भागों में बनाया है। पहले भाग में आज हम लोग 5 दक्षताएं यानी 5 प्रकार की कुशलता और 5 प्रकार की उसकी एक प्रकार से निपुणता का हम लोग अध्ययन करेंगे कि अध्यापक को किस प्रकार निपुण होना चाहिए, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। रह गई अब यह अध्यापक को क्यों निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह निपुण नहीं होगा, जब तक वह कुशल नहीं होगा, तब तक वह अच्छे ढंग से शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता। यानी शिक्षण संबंधी दक्षता यानी पढ़ाने संबंधी उसकी कुशलता नहीं आ सकती। इसलिए उन विभिन्न 10 प्रकार की कुशलताओं या उसकी निपुणता को हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह जो है ऐसे सामान्य तौर से हम इसको बता सकते थे, परंतु मैंने सोचा कि जो मेजरमेंट हमारे भारत के अंदर प्रशासनिक तौर पर एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से जो निर्धारित किया गया है उसी को मैं अच्छे ढंग से समझा लूं, ताकि आप इसे समझ सकें और बार बार सुन करके याद कर सकें। मैंने सोचा कि एक वैधानिक तौर से ही इसको पढ़ाना उचित होगा, जो हर जगह से मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस ढंग से पढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें आज हम लोग 5 जो है दक्षताओं को पढ़ेंगे जो अध्यापक के अंदर होना चाहिए, और 5 दक्षताओं को अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली दक्षता है विषय संबंधी दक्षता। विषय संबंधी दक्षता का यहाँ ये तात्पर्य है कि जो अध्यापक जिस विषय को पढ़ाना चाहता है, यानी जिस विषय को पढ़ाना चाहता है उस विषय का उसे तो पहली बात एक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि पूर्ण ज्ञान उसे नहीं भी है तो जिस स्तर का वह शिक्षण कार्य करता है, जिस कक्षा को वह पढ़ाता है, उस स्तर पर उसको पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। इसके संग संग वह जो है ज्ञान के प्रत्येक पहलू को वह समझता हो, उसके व्यवहारिक पहलू को, उसके आंतरिक पहलू को, ज्ञान की सूक्ष्मता को, उसकी व्यापकता को, उसकी व्यवहारिकता को, और ये समझिए कि वह ज्ञान के प्रत्येक मूल्य को वह समझे। जैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या महत्व है, अणु का क्या महत्व है, और इस प्रकार से इनको देखने के लिए उपकरण का क्या महत्व है। कहने का हमारा मतलब ये है कि विभिन्न पहलुओं के वह महत्व को समझे, ताकि उसको में वह क्रमबद्धता स्थापित कर सके। उसका संबंध यानी ज्ञान के संबंध का व्यवहार से क्या संबंध है, भविष्य के बच्चों से क्या संबंध है, उसका उपयोग क्या है, और उसके उस विषय से संबंधित आवश्यक शब्द, उस विषय की अपनी भाषा क्या है, इन समस्त गतिविधियों को अध्यापक को जानना उस विषय में बहुत आवश्यक होता है। तब वह शिक्षण कार्य अच्छा सा कर सकता है। यानी अध्यापक को विषय के संदर्भ में दक्ष होने के लिए इन समस्त गतिविधियों को उसे धारण करना पड़ेगा, उसको ज्ञान रखना पड़ेगा, उसको उस तरह व्यवहार करना पड़ेगा, उस तरह से समझ रखना पड़ेगा। दूसरी अगर हम दक्षता की बात करें तो संप्रेषण का मतलब होता है जानबूझ करके सूचनाओं को या ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना, उसी को कहा जाता है संप्रेषण। यह संप्रेषण जानबूझ के किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यह जानबूझ के सूचना आपको उपलब्ध कराई जाती है। आपको जैसे टीचर है वो संप्रेषित करता है ज्ञान को, यानी अपने ज्ञान को आपके दिमाग में, आपके व्यवहार में, आपके क्रिया में ज्ञान को क्या करता है, प्रेषित करता है। जब आप उसको सीख लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगते हैं। तो ज्ञान जो है हमेशा उच्च से यानी अधिक से कम की ओर आता है। इसी तरह से ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। ज्ञान एक प्रकार की जो है मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है। कि अगर संप्रेषण की बात करें तो अध्यापक को संप्रेषण करने संबंधी उसके अंदर कला होना चाहिए। यानी किस ढंग से किस बात को समझाए कि बालक समझ जाए, उसको तरीका मालूम होना चाहिए, और कठिन शब्दों का सरल शब्द मान यानी समानार्थी शब्द का उसको ज्ञान होना चाहिए। और संप्रेषित करने से पहले वह इस ढंग से अपनी कक्षा कक्ष में भूमिका को बनाए कि उस भूमिका से प्रभावित होकर के, यानी
पूरे विषय को संक्षेप में 2-4-10 लाइन में इस ढंग से बोले कि बच्चे प्रभावित होकर के उसमें रुचि ले सकें, उनका ध्यान उसमें लग सके, वह विषय को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार हो सकें। अध्यापक का हाव भाव ऐसा हो, उसकी तत्परता, उसका प्रयास, उसका लगन, उसका उत्साह इस प्रकार हो कि बालक जो है, इस प्रकार हो शब्दों के माध्यम से कि बालक जो है सीखने के लिए उत्साहित हो सके। अध्यापक की शैली, विधि, प्रविधि, उपकरण, तकनीकी क्षमता, विधि, इस प्रकार से वह इस ढंग से उसका उपयोग करे कि बालक क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वह सीख सके, ताकि उसका जो शिक्षण का उद्देश्य है वह हो सके, यानी अधिगम कर सके। उन समस्त गतिविधियों को संप्रेषण संबंधी दक्षताएं कहते हैं, जिसमें अध्यापक बालकों का सहयोग भी करता है, उनके गलतियों को क्षमा करते हुए वह विषय को सिखाने का प्रयास करता है, यानी विषय को, ज्ञान के व्यवहार को, प्रयोग को सिखाने का प्रयास करता है। ये समस्त जो है योग्यताएं जो है क्या कहलाती हैं, संप्रेषण संबंधी दक्षताएं। इसी में कभी गद्य पढ़ाना है तो गा के पढ़ाए, प्रयोग करना है तो व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करके दिखाए। इस प्रकार से जो है उसकी सब ये जो है दक्षताएं होती हैं वो सब संप्रेषण संबंधी दक्षताएं कहलाती हैं। ये अभी उसका होना चाहिए अध्यापक के पास, तब जा कर के वह शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा और अधिगम कार्य बहुत जल्दी होगा, यानी बालक जल्दी सीख सकेंगे। तीसरी अगर हम दक्षताएं की बात करें, अन्य शैक्षिक दक्षताएं का यह तात्पर्य है कि जो कक्ष में जो शिक्षण कार्य होता है इसके अलावा भी अध्यापक का अन्य क्षेत्रों में, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, भाषण देना, खेल कूद, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, प्रयोगात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में, सहयोगात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में, राष्ट्र प्रेम के संदर्भ में, किसी बात को, किसी व्यवहार को व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन करने संबंधी क्षेत्र में, समाज की जागरूकता में, भ्रमण करने में और क्रियात्मक गतिविधियों को संपादित करने में, सुरक्षात्मक यानी व्यवस्थित और सही ढंग से किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण हो इसके संदर्भ में, प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में इत्यादि में, नेतृत्व करने में इत्यादि में, यानी शिक्षण कार्य के संग ये सभी जब योग्यताएं होती हैं तो बालक जो है उस अध्यापक के प्रति एक आकर्षक आ जाता है, एक रिस्पेक्ट आ जाता है, उनके बातों को मानना उसके लिए सरल हो जाता है, उसका एक अपना प्रभाव बन जाता है उस अध्यापक का, उसका अपना एक व्यक्तित्व का गहरी छाप हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, बालक जो है प्रभावित होकर के, छात्र छात्राएं प्रभावित होकर के उसके सिखाई हुई बातों को, उसके बताई हुई बातों को सहजता से ही फॉलो करना, अनुसरण करना, आदर्श मानना इत्यादि संबंधी गतिविधियां सहज ढंग से होने लगती है। यानी अन्य शैक्षिक दक्षताएं उसके शिक्षण गतिविधि के और उसके व्यक्तित्व के गतिविधि को प्रभावशाली बनाती हैं। इसलिए शिक्षक के अंदर यह समस्त अन्य शैक्षिक गतिविधियां भी होना चाहिए, ताकि वह शिक्षण कार्य उसका प्रभावशाली हो, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, उसका ज्ञान प्रभावशाली हो सके, यानी वह प्रभाव अधिगम के रूप में छात्रों में देखा जा सके। यह हुई अन्य शैक्षिक संबंधी दक्षताएं। अगर हम चौथा की बात करें, शिक्षण अधिगम व्यवस्था संबंधित दक्षताएं, यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि शिक्षण कार्य करने के लिए यानी वह पाठ्य योजना बना के पढ़ाए, उपयुक्त प्रश्नों का चुनाव करे, विषय की कितनी मात्रा पढ़ानी चाहिए ये भी वह सुनिश्चित कर ले, किस कक्षा में कितनी कठिनता स्तर से वह बात पढ़ाई जाए ये भी रखना चाहिए, विषय में क्रमबद्धता किस प्रकार से रखे और किस विधि का प्रयोग करें, किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करें, किन उपकरणों का प्रयोग करें और पढ़ाते समय बच्चों को आया कि नहीं किस प्रकार से वह देखते हुए परीक्षण करे, ऑब्जर्व करते हुए हल्का फुल्का प्रश्न पूछ करके उसको जांच करते रहे, परीक्षा के समय वो मूल्यांकन किस प्रकार से करे और वह विषय वस्तु को किस कक्षा में किस कठिनता स्तर से पढ़ाया जाना चाहिए इसको भी बताए और वह अपने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को किस प्रकार से प्रदर्शित करे, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करे, क्रियाओं के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से अधिगम को किस प्रकार से क्रम ढंग से किसी प्रयोग को किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए इसको। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अध्यापक जो है शिक्षण संबंधी भी व्यवस्था को अरेंज करता है और बालक किस ढंग से किस क्रम से सीखे कि उनको सरलता होगा, इन गतिविधियों को भी वह क्या करता है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित करता है। यह भी दक्षताएं अध्यापक के अंदर होना चाहिए। यह अध्यापक के अंदर ये जितनी दक्षताएं ये जितनी अधिक होगी, ये सब दक्षताएं, उतना ही वह प्रभावशाली शिक्षण का कार्य करेगा, उतना ही अच्छा अध्यापक बनेगा। पांचवा अगर हम देखें तो संदर्भ संबंधी दक्षताएं,
संदर्भ का मतलब होता है स्रोत। संदर्भ का क्या मतलब होता है? स्रोत। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हो ना, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक फला जगह से फला राइटर है, लिया गया है। यानी संदर्भ का मतलब होता है स्रोत। यानी अध्यापक जो कुछ भी पढ़ा रहा है, जो कुछ भी समझा रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, जो कुछ भी सिखाने का प्रयास कर रहा है, जो कुछ भी प्रशिक्षण दे रहा है, उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से उसका उद्गम है, कहाँ से वो लिया गया है। समाज से, कि विभिन्न पुस्तकों से उसको मालूम होना चाहिए किस पुस्तक में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी दी हुई पुस्तक, यानी क्रिया, किस क्रिया से, किस घटना से। इस प्रकार से उसको स्रोत, व्यवस्थित स्रोत को भी ध्यान में रखना है। इतिहास से लिया गया है, कि विज्ञान से है, कि विश्व स्तर से कोई बात है, कि अर्थ जगत से संबंधित है। यानी उसके स्रोत को भी वह इस प्रकार से सुनिश्चित और निर्धारित करे कि जो उस विषय के लिए उत्तम हो, उस ज्ञान के लिए उत्तम हो, उसको विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उत्तम हो। उन स्रोतों को वह उसको जो है निर्धारित भी कर लेना चाहिए, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, चाहे समाज से जुड़ी हो, चाहे समाज की आवश्यकता से जुड़ी हो, चाहे किसी समस्या से जुड़ी हो। यानी कोई भी जो स्रोत है उसको वह व्यवस्थित और सही स्रोत का चुनाव करते हुए उस विषय वस्तु का ज्ञान दे, उस विषय से संबंधित जानकारी को दे। ऐसा नहीं कि कोई गलत स्रोत का प्रयोग करे ताकि गलत जानकारी मिलने पर विद्यार्थियों के का दिक्कत होने लगे, ऐसा न हो। यानी सही स्रोत का चुनाव करना है, और सही स्रोत का चुनाव प्रामाणिक स्रोत हो। इस प्रकार से अगर वो स्रोत का चुनाव करेगा तो सही जानकारी, सही व्यवहार, सही ज्ञान सही दिशा में जाएगा, और बालकों का विकास, व्यक्तित्व का विकास भी सही दिशा में होगा। जो आज बालक सीख रहे हैं, कल उनके अंदर सोचने, समझने और उसे सिखाने की क्षमता, व्यवहार में उतारने की क्षमता इत्यादि क्षमताओं का उसका व्यवस्थित विकास हो सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस स्रोत के अंतर्गत कोई आदर्श भी हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, महान समाज सुधारक इत्यादि कई लोग, जैसा विषय हो उसके अनुसार उस स्रोत का चुनाव करते हुए, उस स्रोत को सही ढंग से पकड़ते हुए, सही ढंग से अपनाते हुए सिखाने का अगर वो प्रयास करेगा तो संदर्भ संबंधी दक्षताएं उसकी अच्छी हो जाएंगी, और विषय वस्तु में दमदार मैटर प्रस्तुत करते हुए, दमदार बातों को बताते हुए विषय का व्यवस्थित ज्ञान कक्षा के स्तर के अनुसार वह देने में सफल होगा। इस प्रकार यह 5 महत्वपूर्ण दक्षताएं आज बताई गई हैं। कल अगले वीडियो में 5 महत्वपूर्ण दक्षताएं और भी बता दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये जो व्याख्यान करते हुए समझाने का प्रयास किया गया है आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता मेरी उपलब्धि है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।